गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्या दे रखा? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद। एक जो गैस है लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। कब? इनमें से कौन सा कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। गैस को लिक्विड में अगर सॉल्युबल करना चाहे तो इनमें से कौन सा कंडीशन फेवरेबल कंडीशन होगा? पहला दे रखा है डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर। दूसरा इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर। तीसरा डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर को देखना है कि कौन सा क्या करे, टेम्परेचर को क्या करे, प्रेशर को क्या करे कि गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इनमें से कौन सा कंडीशन फेवर करेगा गैस की सॉल्युबिलिटी में? एक हम लोग का स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। एक जैसे मान लो ये एक हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में ये लिक्विड है, ठीक है ना, और इस लिक्विड का ये जो है वेपर है, गैस है, ठीक है ना, वेपर है। ये एक समझाने के लिए बता रहे हैं हम लोग। ये एक हम लोगों ने पिस्टन ले लिया, ठीक है, पिस्टन लेंगे ऐसे, ये हमारा पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है। ये कितनी बात सुन में, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये गैस इस लिक्विड में डिजॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल हो, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे ऊपर से तो पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैस के लिए जगह कम होगा तो वो लिक्विड में जाकर डिजॉल्व होगा। एक तो प्रेशर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर जो ना उसकी, क्योंकि गैस की जो है कंप्रेसिबिलिटी, क्या मतलब हुआ कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी, गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कंप्रेस होना। अगर दबाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा दब सकता है। सबसे ज़्यादा दब सकता है गैस, उससे कम दबेगा लिक्विड, और सबसे कम कंप्रेस कर सकते हैं वो है सॉलिड। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस बहुत ज़्यादा होता है, यानी प्रेशर बढ़ाकर हम लोग वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, गैस को कम कर सकते हैं, गैस को ज़्यादा वॉल्यूम को कम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आमतौर पे देखा हुआ एलपीजी गैस, क्या मतलब हुआ? एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी वो गैस होता है, पेट्रोल जो बेसिकली गैस होता है, लेकिन हाई प्रेशर पे इतना प्रेशर दब लगाते हैं कि वो जो गैस होता है लिक्विड बन जाता है, और फिर सिलेंडर में पैक कर देते हैं उसको, ठीक है, और फिर पैक करके ले जाते हैं, जो भी करते हैं फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। तो जो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा होता है, यानी अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो बड़ा वॉल्यूम भी छोटे वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है गैस में। इंक्रीज इन प्रेशर इज फेवरेबल टू डिजॉल्व द गैस इन लिक्विड। टू डिजॉल्व द गैस इन लिक्विड एक पैरामीटर है इंक्रीज द प्रेशर, ये फेवर करेगा। अब इंक्रीज द प्रेशर कहाँ है? इंक्रीज द प्रेशर यहाँ पे है और इंक्रीज द प्रेशर यहाँ पे है, यानी कि ए एंड डी में से कोई एक आंसर हो सकता है प्रेशर के रेफरेंस में। अब चलते टेम्परेचर का देखते हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा गैस में? जब किसी गैस का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका रेंडमनेस बढ़ जाता है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काफ़ी तेज़ी से प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि अगर हीट करेंगे तो गैस तेज़ी से मूव करने लगते हैं, और जिस कंटेनर में होता है उस पर उसका प्रेशर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है। किसकी वजह से? टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर गैस सॉल्युबल कैसे होगा लिक्विड के अंदर? हमें तो फेवरेबल कंडीशन है कि गैस प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। अगर हम प्रेशर कम करना चाहते हैं इसका मतलब इसको टेम्परेचर को भी कम करें, यानी कि प्रेशर कम करना है तो टेम्परेचर भी कम करना होगा। जब टेम्परेचर कम करें तो उसका एनर्जी कम होगा, गैस का रेंडमनेस कम होगा, गैस का प्रेशर कम होगा, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा गैस के पास एनर्जी भी कम होगा, वो आसानी से प्रेशर बढ़ाकर उसे सॉल्युबल कर सकता है। तो जो फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन
condition for solubility of gas। गैस की solubility की जो फेवरेबल कंडीशन है, पहला इंक्रीज इन प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाया जाए, और डिक्रीज इन एंड डिक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये अगर दोनों करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है ना लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब इसको देखते हुए यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर। ये पहला ही कंडीशन वैलिड कर रहा है, पहला ही कंडीशन दे रखा चॉइस में, यानी कि इसका आंसर होने का ये ए आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का रेंडमनेस बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो सोलेबिलिटी घट जाएगा। तो ये फेवरेबल कंडीशन है, इंक्रीज टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन नहीं है। डिक्रीज इन प्रेशर फेवरेबल कंडीशन है, और डिक्रीज इन प्रेशर होने के लिए गैस का मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल का प्रेशर भी कम, मॉलिक्यूल का रेंडमनेस कम होगा, एनर्जी कम होगा, अब आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। वो प्रेशर बढ़ा के आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इसका डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, राइट कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग द सॉलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस को लिक्विड में सॉलेबल करने का जो फेवरेबल कंडीशन होगा वो डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर, और इस तरह से ये पहला चॉइस होगा। ठीक है, ये 9th क्लास के चैप्टर में दे रखा मैटर एनामोलस के उसमें कहीं पे मेंशन किया होगा, आप जाके देख सकते हैं। ये कितनी बात कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी जो होता है गैस का होता है, गैस का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी, उससे कम होता है सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी। और ये गैस को अगर इस पर डिसॉल्व करना है तो ये कंडीशन है, यानी इंक्रीज इन प्रेशर पहला कंडीशन फेवरेबल कंडीशन, एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर दूसरा फेवरेबल कंडीशन फॉर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, आगे चले, समझ में आ रही है बात, नोट करते चलिए आप लोग, नोट करके लिखते समझते चलिए, लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं 29 के बाद 30 क्वेश्चन करने। ये है क्वेश्चन नंबर 30, अगला क्वेश्चन, और क्या दे रखा है बताता हूँ मैं। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड, एलिमेंट एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2, ये 2 यहाँ पे है, XCl2 विच इज अ सॉलिड with a high melting point. X would most likely be in the group of the periodic table is. इनमें से कौन से ग्रुप पे होगा? क्या समझ में है? बोला कि एक X एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जब क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो X क्लोराइड बनाता है और उसका फॉर्मूला दे रखा है XCl2। ठीक, और ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो X जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है? इनमें से कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? सोडियम के ग्रुप से बिलोंग करता है, मैग्नीशियम के ग्रुप से बिलोंग करता है, अल्युमिनियम के ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप से बताना है, सिलिकॉन के ग्रुप से बिलोंग करता है। कितनी बात सुन, सबसे पहले समझ में आ गई बात किससे बिलोंग करता है। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा है इसमें, इसको करें कैसे, बहुत अच्छा सवाल है ये पहले भी आ चुका है, तो ये अच्छा सवाल है, मैं इसको करके दिखाता हूँ सोल्यूशन। ठीक, यहाँ पे XCl कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसको वैलेंसी के हिसाब से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक एलिमेंट दूसरे में से रिएक्ट करता है तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी वैलेंसी को उसके सामने लिखते हैं और उसके हिसाब से इनको क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब ये कि ये X है और ये क्लोरीन है, इसको अलग अलग लिख देते हैं। क्लोरीन का हमें पता कि वैलेंसी -1 होता है क्योंकि वो नॉन मेटल होता है,
तो माइनस में लेते हैं। और वैसे भी अगर माइनस में ना लिखें तो राइट में नॉन मेटल लिखते हैं, लेफ्ट में मेटल को लिखते हैं। मेटल का जो भी वैलेंसी होगा वो पॉजिटिव में होगा, नॉन मेटल का जो भी वैलेंसी होता है वो नेगेटिव में होता है। तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन राइट में लिख दिया, ये नॉन मेटल हो गया, इसकी वैलेंसी 1 होती है। अब एक्स की कितनी वैलेंसी हो, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 लिख आना चाहिए बैलेंस से, तभी जाके ये क्रॉस करके ऐसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं ऐसे। कितनी बात सुन में आई? अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो एक्स के नीचे 1 आ जाएगा, क्लोरीन के पास 2 चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। फॉर्मूले में 1 लिखते नहीं है तो ये XCl2 ऐसे आ जाएगा। कितनी बात सुन में आई? यानी इसका मतलब ये है कि जो एक्स एलिमेंट है इसकी वैलेंसी 2 है, और ये मेटल ग्रुप से है क्योंकि ये लेफ्ट में है, 2 है। तो इसमें वैलेंसी अगर चेक करते हैं किसकी वैलेंसी 2 है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 281, ये इसकी वैलेंसी 1 होती है, और ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है वैलेंसी। इसी तरह से बोला क्या, मैग्नीशियम का कितना है? 12, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 282, तो इसका जो वैलेंसी 2 है और ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। इसी तरह से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 283, तो ये 3 इसका वैलेंसी है। और इसके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास 14 एटॉमिक नंबर होता है, 284, इसकी वैलेंसी 4 है। यहाँ पे लेकिन वैलेंसी कितना चाहिए? 2, यानी कि मैग्नीशियम के ग्रुप से वो एक्स एलिमेंट बिलोंग करता है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होता है और उस एलिमेंट का वैलेंसी भी 2 है। जो भी एलिमेंट है वो एक, उसकी वैलेंसी 2 है और वो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। कितनी बात सुन में आई? ये एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है। जब भी कभी मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कंपाउंड का नेचर होता है आयनिक इन नेचर, क्या आयनिक इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं जब आइंस बन जाते हैं तो एक अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जब ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो जाहिर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कम मेल्टिंग पॉइंट ये सॉलिड में भी है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। कितनी बात समझ में आई? सवाल समझ में आ गया? ये सॉल्यूशन समझ में आया? क्या बताया कि एलिमेंट एक्स जो है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता, अगर ये फॉर्मूला है तो हमने दोबारा से ये फॉर्मूला लिख दिया। हमें क्लोरीन के बारे में पता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसकी वैलेंसी जो है 28, यानी इसका आउटर शेल पे 7 होता है तो इसकी वैलेंसी -1 होता है। ये -1 का मतलब ये नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल की जगह पे लिख दिया। राइट में लिखते हैं नॉन मेटल को, लेफ्ट में लिखते हैं मेटल को। अब हमें इस कितना इसकी वैलेंसी होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आ जाए, XL2 XCl2 आ जाए। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका हम लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो ये 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो ये X1 Cl2 हो जाएगा। 1 लिखते नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो XCl2 ऐसे आ जाएगा, ये आ गया। इसका मतलब X का वैलेंसी 2 है और ये मेटल है। अब इन 4 में से कौन सा किसका वैलेंसी 2 आता है, तो देखा जा रहा है कि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 आ रहा है, यानी मैग्नीशियम जिस ग्रुप में है ये X एलिमेंट उसी ग्रुप में है, यानी X जो है मैग्नीशियम के ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये और बात है कि वो एमार्फस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है। वो बाद में आप सुनेंगे एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड बड़े क्लास में, 12th क्लास में भी चैप्टर है केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट। अब पता नहीं आगे चलकर रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी कट हो रहा है, तो काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं बैर, लेकिन अभी तक सॉलिड स्टेट है, वहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड एमार्फस सॉलिड पढ़ते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एमार्फस सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ये एमार्फस सॉलिड बनाता है, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट
ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो जानते होंगे, melting point, the temperature at which a solid start to convert from from one state, solid state to gaseous liquid state. The temperature at which a solid start to convert into liquid state is called melting point. वो temperature जिस पे एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू कर देता, पूरा चेंज नहीं होता मगर वो चेंज होना शुरू हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये दे रखा हमारा क्वेश्चन, इसका हमने सोल्यूशन बताया। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ये समझ में आए, ये मिटा दे इसे। तो ये हमने देखा कि एक्स जो है मैग्नीशियम के ग्रुप से बिलोंग करता है। ऐसा सवाल आ चुका पहले भी, ठीक है, अच्छा सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये है क्वेश्चन नंबर 31। क्या दे रखा है? ये पहला एक रिएक्शन दे रखा है। ये है जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो हीट करते, पहले हीट करते हैं इस और हीट करते हैं। इसका मतलब ये कि जिंक सल्फाइड को हीट करते इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो एयर होगा तो ऑक्सीजन होगा, तो ये ऑक्सीजन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ये रिएक्शन 1 दे रखा है। उसी तरह से दूसरा एक रिएक्शन दे रखा है, जिंक कार्बोनेट जो है इसको हीट करते हैं, ये कार्बोनेट है, तो ये अब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर रहे हैं, अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर। इन द अब्सेंस ऑफ एयर में अगर हीट कर रहे हैं तो ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक। अब ये दोनों रिएक्शन का अलग अलग नाम है, ठीक है। एक वो जो सल्फाइड ओर को अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो उसका एक अलग नाम होता है, और कार्बोनेट्स ओर को अब्सेंस ऑफ एयर में कराते हैं तो उसको अलग नाम से जानते हैं। अब क्या बोला है यहाँ क्वेश्चन में, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एबव रिएक्शन इन द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ऊपर के रिएक्शन के लिए। पहला बोला रिएक्शन 1 जो है, रिएक्शन 1 इज कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन होता है, एंड रिएक्शन 2 इज रोस्टिंग, इसको नाम बोलते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रिएक्शन 1 इज रोस्टिंग, रिएक्शन 2 इज कैल्सिनेशन। बी सी बोथ 1 and 2 आर एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन, बोथ डी बोथ रिएक्शंस 1 and 2 आर एग्जाम्पल ऑफ रोस्टिंग। इनमें से कौन सा सही है? अब ये कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता क्या क्या है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में हम लोगों ने ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ा है। मेटल नॉन मेटल में क्या बताते हैं, जब भी कभी किसी ओर से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, तो हम लोग सबसे आसान जो कंपाउंड होता है जिसमें से और एक और को उसके एलिमेंट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो है ऑक्साइड ओर। अगर कोई और ऑक्साइड के फॉर्म में रहे तो उसके मेटल को या नॉन मेटल जो भी है उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना आसान है, क्योंकि ऑक्साइड एलिमेंट को या ऑक्साइड ओर को रिड्यूस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, ऑक्साइड ओर को। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या देखा गया कि जितने भी ओर होते हैं या तो सल्फाइड ओर होते हैं या कार्बोनेट ओर होते हैं या ऑक्साइड ओर होते हैं। अगर ऑक्साइड ओर है तो डायरेक्ट रिड्यूस कर दो, लेकिन अगर सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है तो कैसे हम लोग उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग एक चार्ट बनाना चाह रहे थे, पहले चलो हम लोग बताते हैं। क्या है कि जो सल्फाइड ओर होता है उसको एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, और उस सल्फाइड से सल्फर चला जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। देखो ये जिंक सल्फाइड है, अगर एयर के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे तो इसका सल्फर हट के अलग बना लेगा कंपाउंड, ये ऑक्साइड इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये ऑक्साइड हो गया जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान है, लेकिन जब हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है।
कितनी बात सुन गए? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये सल्फाइड ओर के लिए करते हैं हम लोग। अभी मैं एक चार्ट बना के बताता हूँ, पहले मैं समझा दे रहा हूँ। तो हीटिंग यानी कि ये वाला जो पहला जो रिएक्शन हो रहा है, इससे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं हम लोग, ठीक। ये सल्फाइड, जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं, किसी का भी, जैसे जिंक का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, किसी का भी ओर का अगर सल्फाइड ओर होता है तो उनको एयर के प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं ताकि ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाए, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। अगर कार्बोनेट ओर होता है तो उस कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, फिर हीट करते हैं, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंस में हीट करते हैं, हीट करते हैं अभी भी। जैसे ये कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट है, अगर इसको हीट करते हैं तो अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो ये टूट जाता है और ये जिंक ऑक्साइड बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन, यानी ये दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। कितनी बात सुन रहे हैं? यानी जो पहला जो रिएक्शन है वो तो रोस्टिंग है, और जो दूसरा रिएक्शन है वो कैल्सिनेशन है। अब चॉइस पे देख लेते जरा सा, ए में क्या दे रखा, रिएक्शन 1 इज कैल्सिनेशन, रिएक्शन 2 इज रोस्टिंग, ये उल्टा हो गया। रिएक्शन 1 इज रोस्टिंग, रिएक्शन 2 इज कैल्सिनेशन। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये बी करेक्ट आंसर है। क्या होगा, पहला जो रिएक्शन है वो रोस्टिंग है और दूसरा जो रिएक्शन है वो कैल्सिनेशन है, ठीक है। कितनी बात सुन में, मैं इसका एक चार्ट बना देता हूँ, मेटल नॉन मेटल में दे रखा है एक चार्ट, उसको मैं बताते हूँ। मगर यहाँ पे सवाल समझ में आ गया ये कि इसका आंसर बी क्यों है, ठीक है। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर heated in the presence of air is called roasting. Carbonate are heated in the absence of air is called calcination. मैं इसे थोड़ा मिटाकर एक फ्लो चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में, उससे मैं बता देता हूँ कैसे, ठीक है ना। इससे मैं मिटाता हूँ आपको। ये जो है कैल्सिनेशन रोस्टिंग को अगर याद करना है तो हम लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा लिख दिया, कार्बोनेट ओर जो होता है उसको हीटिंग करते हैं, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये मेटल ऑक्साइड। कार्बोनेट को जब हीट करते हैं उसको कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। और सल्फाइड ओर को जब हीटिंग करते हैं मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। अब याद कैसे रखेंगे कि कब रोस्टिंग हो रहा है, कब कैल्सिनेशन हो रहा है। देखो कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन सी से लिखते हैं, कार्बोनेट ओर सी से लिखते हैं। तो कार्बोनेट ओर को जब हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर, तो कैल्सिनेशन, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बन, ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा है सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं, मगर कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन करते हैं हम लोग, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ये तो एक इस तरह से भी याद कर सकते हैं। एक एनसीईआरटी में, ऐसे तो बहुत बड़ा चार्ट है, मैंने खाली बीच का चार्ट निकाल के दिखा रहा हूँ कि मीडियम रिएक्टिव मेटल ओर्स जो होते हैं, मीडियम रिएक्टिव, एक होता बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव वो इधर है, अब मोस्ट रिएक्टिव वो इधर है, वो हमने छोड़ दिया, खाली इसको दिखा रहे हैं। मीडियम रिएक्टिव मेटल ओर्स, या तो मीडियम रिएक्टिव मेटल ओर्स कार्बोनेट ओर होते हैं या फिर सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं। अगर वो कार्बोनेट होते हैं तो उनको कैल्सिनेशन करते हैं, हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर, कार्बोनेट को, इसमें कार्बोनेट ऑलरेडी होता है। सल्फाइड ओर को हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ अब्सेंस ऑफ एयर लिखा देते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर में करते हैं, एयर के प्रेजेंस में कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा, और उसके बाद ये दोनों मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं, वो मेटल मिल जाता है, आगे का प्रोसेस है। मगर इसको कैल्सिनेशन रोस्टिंग को याद करने का एक तरीका हमने, ऐसे चाहे ऐसे याद करें, ऐसे चाहे ऐसे याद करें, जिस तरह से समझ में आता है वैसे कर लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कई सारे स्टेजेस होते हैं, उनमें से ये एक बहुत ही मेन एंड कोर स्टेप होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। क्योंकि मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादातर या तो कार्बोनेट ओर होते हैं या सल्फाइड, ज़्यादातर कुछ कुछ ऑक्साइड ओर भी होते हैं, तो ऑक्साइड ओर में कुछ करना ही नहीं है, उसको जस्ट रिडक्शन करा देना है।
लेकिन अगर कार्बोनेट में होता है या सल्फाइड ओर में होता है तो पहले उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिडक्शन कराते हैं। कितनी बात समझ में? आगे चले, इसको आ रहा है समझ में कुछ कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद वाला 32।